हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एसिड और बेस के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि एसिड और बेस की जो अलग अलग अवधारणाएं दी गई थी अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, उनके द्वारा एसिड और बेस की क्या परिभाषाएं दी गई थी उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आरएनएस की अवधारणा देखते हैं। आरएनएस की अवधारणा आरएनएस ने कहा कि वो कंपाउंड या वो पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो बेस होते हैं। तो एसिड के बारे में क्या बताया? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या होंगे? एसिड। इस प्रकार आरएनएस ने बताया कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। एग्जाम्पल, HCl एक एसिड है। ये जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देगा? H+ हाइड्रोजन आयन और Cl-। इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। ये जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ और NO3- देगा। तो ये जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन दे रहे हैं, तो ये क्या होंगे? एसिड होंगे। एसिड है वो दो प्रकार के होते हैं। एसिड दो प्रकार हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जिनको पर्पल एसिड कहते हैं, एक वीक एसिड दुर्बल अम्ल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। या बोल दें कि जो H+ आयन ज़्यादा देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो H+ आयन कम देते हैं या जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते वो वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। या जो H+ आयन ज़्यादा देते हैं वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। इनको याद करने का तरीका क्या है? जैसे हंसना है से ना, ऐसे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। से सल्फ्यूरिक अम्ल, ना से नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन से होंगे। अब वीक एसिड की बात करते हैं। वीक एसिड जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते या उनमें
कम H+ आयन बनते हैं वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते या कम H+ बनते हैं जिनमें वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल एग्जाम्पल क्या होंगे, एसिटिक अम्ल CH3COOH और कार्बनिक अम्ल H2CO3 तो ये वीक एसिड के एग्जाम्पल है। आर्यनेस ने बेस के बारे में बताया कि जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या होंगे, बेस होंगे। जैसे NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जलीय विलयन में क्या देगा, Na+ और OH- आयन देगा। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जलीय विलयन में क्या देगा, K+ और OH- आयन देगा। तो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे, बेस के एग्जाम्पल होंगे। बेस है वो भी दो प्रकार के होते हैं। बेस एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरे होंगे वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस दूसरे हैं वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या जिनमें OH- आयन ज़्यादा बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते या कहें कि जो जलीय विलयन में कम OH- आयन देते हैं वो क्या होंगे, वीक बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या ज़्यादा OH- आयन दें वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। एग्जाम्पल की बात करें स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इनको याद करने की ट्रिक जैसे नाक है, ना से क्या हो जाएगा NaOH, कैसे KOH। तो ये किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है। वीक बेस जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होंगे या क्या बोलेंगे कि कम OH- आयन बनेंगे वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड CmGOH का ट्वाइस।
इस प्रकार आर्हेनियस की अवधारणा उन अम्ल व क्षारों के लिए ही उपयुक्त थी जिनमें H+ और OH- आयन थे। जिनमें H+ और OH- आयन नहीं थे, उनकी प्रकृति के बारे में ये स्पष्ट नहीं कर पाई, तो इसलिए अगली अवधारणा आई ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा। आगे कौन सी अवधारणा आई है? ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा। ब्रांस्टेड और लोरी दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया। अगली अवधारणा कौन सी है? ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा। ब्रांस्टेड और लोरी ने बताया कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षार होंगे। प्रोटॉन दाता अम्ल ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता क्या होंगे? अम्ल। और प्रोटॉन ग्राही क्षार होंगे। जो प्रोटॉन H+ आयन देते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं, जो H+ आयन ग्रहण करते हैं वो बेस कहलाते हैं। ब्रांस्टेड लोरी ने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की अवधारणा भी दी थी। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस की अवधारणा किसने दी? ब्रांस्टेड एंड लोरी ने। कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं? तो कॉन्जुगेट एसिड है, इनको क्या लिखते हैं? Ca। तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो उसमें H+ ऐड होगा, तो H+ ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, और H+ रिमूव करेंगे, H+ रिमूव करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। H+ जब ऐड करते हैं, A से एसिड, A से ऐड, जब H+ ऐड करेंगे किसी कंपाउंड में तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। जब H+ रिमूव करेंगे किसी कंपाउंड में तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे H2O है प्लस NH3 प्लस NH3 अमोनिया। H2 यहाँ क्या है? अम्ल है। ये प्रोटॉन दाता का काम करेगा। जो प्रोटॉन देता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो यहाँ पर H2O प्रोटॉन डोनेट करेगा तो अम्ल है, क्या बनाएगा? OH- आयन। और NH3 क्या है? प्रोटॉन ग्राही का काम कर रही है, तो ये क्या होगा? क्षार। तो क्या बनेगा? प्लस H+ जो H2 ने रिमूव किया था वो NH3 ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन जाएगा? NH4+ अमोनियम आयन बन गया। तो जो H2 है इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। H2O एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? OH-। अभी हमने देखा कि जिसमें H+ रिमूव हो रहा है, H2O था, OH- बन गया, H+ रिमूव हो गया, इसलिए क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। NH3 यहाँ बेस है, तो इसने H+ प्रोटॉन ग्रहण किया है, यानी इसमें H+ ऐड हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। तो H2O अम्ल का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? OH- आयन। और क्षार है NH3, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH4+ आयन। इस प्रकार ब्रांस्टेड और लोरी की जो अवधारणा थी वो जो एप्रोटिक अम्ल होते हैं जिनमें प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे CO2 है, SO2 है, BF3 है, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाई, तो आगे लुईस की अवधारणा आई। तो लुईस की अवधारणा
लुईस की अवधारणा, ये लुईस की अवधारणा है, उन्होंने 1923 में दी थी। लुईस ने बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर है उनको ग्रहण करते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो क्षार होंगे। तो लुईस ने अम्ल की क्या परिभाषा बताई? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ग्रहण करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर डोनेट करते हैं वो क्षार या बेस होंगे। लोन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होंगे? क्षार होंगे। लुईस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक हैं वो अम्ल का कार्य करते हैं, तो वे क्या होंगे? लुईस अम्ल कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धनी या लोन पे रखने वाले यौगिक हैं वो क्षार का कार्य करते हैं, तो वो लुईस बेस कहलाते हैं। तो लुईस एसिड और लुईस बेस, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस एसिड क्या होंगे और लुईस बेस क्या होंगे? लुईस बेस वे कंपाउंड या आयन होते हैं जिनमें लोन पेयर अवेलेबल होता है। जिनमें लोन पेयर अवेलेबल होगा तो वो लोन पेयर किसी और को डोनेट कर देंगे, तो वो क्या होंगे? लुईस बेस कहलाते हैं। लोन पेयर किसी और को डोनेट कर देते हैं वो लुईस बेस होते हैं। H2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो किसी और को डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, तो वो क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। इसके अलावा जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कंपाउंड या यौगिक हैं वो भी क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा जैसे Cl माइनस आयन है, OH माइनस आयन है, ये क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। लुईस एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल इलेक्ट्रॉन नहीं हो या जिनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो, तो वो क्या करेंगे? किसी और से लोन पेयर ग्रहण करेंगे। तो किसी और से लोन पेयर ले रहे हैं वो क्या होंगे? लुईस एसिड। या जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जैसे Na+, Mg+2, तो ये किसके एग्जाम्पल है? लुईस एसिड के एग्जाम्पल है। जिनमें लोन पेयर होगा या जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो तो क्या होते हैं? लुईस बेस। और जिनमें पॉजिटिव चार्ज या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो क्या होंगे? लुईस एसिड होंगे। ऑक्टेट की बात करें इनमें, जैसे BF3 है, BF3 तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s2 2s2 2p5। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7। 2 4 6 1 7। यहाँ भी फ्लोरीन बनाना है। 2 4 6 1 7। तो बोरोन और फ्लोरीन का एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा। तो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में ये बॉन्ड बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 4 6 और 2 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
यानी जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। बोरॉन का देखें तो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो क्या होंगे? लुईस एसिड होंगे। इस प्रकार लुईस की अवधारणा से स्पष्ट हो गया कि जिनमें H+ और OH- आयन प्रेजेंट है वही एसिड और बेस नहीं होते। इनके अलावा जिनमें H+ और OH- आयन प्रेजेंट नहीं है वो भी अम्लीय और क्षारीय गुणों की उनकी भी व्याख्या की जा सकती है।